वेलकम स्टूडेंट्स, एक के ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें। तो आज की क्लास में हम EBP एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे। या EBP है, इसको EBN, अगर एग्जाम में आके EBN भी आ जाए तो यही चीज़ है, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग। तो पहले तो हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि ये है क्या। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली क्लास नहीं देखी, प्रॉब्लम इन नर्सिंग रिसर्च, तो पिछली क्लास को जरूर वॉच करें, क्योंकि वहाँ पर मैंने अच्छे से आपको रीडिंग आउट करवाया है। वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर अभी तक वॉच नहीं किया तो वॉच जरूर करें, या प्ले लिस्ट में जाकर अगर पिछली 4-5 क्लासें हो गई है रिसर्च की, अगर वो नहीं देखी तो वॉच जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन की EBP है क्या। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की, एविडेंस यानी साक्ष्य आधारित प्रैक्टिस। तो ये है क्या। पहले के ज़माने में जब रिसर्च आई नहीं थी, रिसर्च हुई नहीं थी, तो पहले क्या करते थे, जो नर्सिंग में इंटरवेंशन तैयार किए जाते थे वो जॉब के एक्सपीरियंस, या हम बोल सकते हैं लूज ऑफ बॉडी नॉलेज। क्या लूज बॉडी ऑफ नॉलेज, लूज बॉडी ऑफ नॉलेज, लूज बॉडी ऑफ नॉलेज या जॉब के एक्सपीरियंस। जो नर्स होती है उन्होंने 10 साल काम कर लिया, तो उनके आधार पर, ना कि रिसर्च के आधार पर या ना कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के आधार पर, उनके आधार पर यानी जॉब के एक्सपीरियंस के आधार पर इंटरवेंशन तैयार किए जाते थे। जॉब एक्सपीरियंस यानी जॉब एक्सपीरियंस को बोल सकते हैं हम पास्ट का, पीछे का एक्सपीरियंस, या जॉब एक्सपीरियंस या पास्ट एक्सपीरियंस, या हम बोल सकते हैं नर्स के एक्सपीरियंस के आधार पर, नर्स का जो पास्ट का एक्सपीरियंस था उसके आधार पर हम इंटरवेंशन तैयार करते थे। लेकिन जब से रिसर्च आई है तो एविडेंस के आधार पर इंटरवेंशन तैयार किया जाता है। एविडेंस होना चाहिए भाई। ये केयर, जैसे हम पल्स रेट ले रहे हैं, तो पहले पल्स एक ही साइड से ली जाती थी, लेकिन अब पता लगा तो 8-9 साइड पता लग गई। वो किसके आधार पर हुआ? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस या रिसर्च के आधार पर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। पहले क्या होता था? लॉस ऑफ द बॉडी नॉलेज। तो जॉब के एक्सपीरियंस के आधार पर या नर्स के एक्सपीरियंस के आधार पर पहले इंटरवेंशन तैयार किए जाते थे। तो उनका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं होता था। होता था क्या कि इनका नो साइंटिफिक एविडेंस, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था। लेकिन रिसर्च आई तब क्या हुआ? साइंटिफिक एविडेंस बाय पेशेंट आउटकम, साइंटिफिक एविडेंस बाय द पेशेंट आउटकम। और इसका जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस थी वो स्टार्ट कब की, क्यों, किसके कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट की थी? वो तो एक ही है, अपने नर्सिंग की सबसे इंपॉर्टेंट लेडी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के आधार कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट की थी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। स्टार्ट बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, आर बाय द, किसके द्वारा? बाय द गिवन। उन्होंने एक इन्वायरमेंटल थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि हमें इम्प्रूव करना चाहिए काम इन्वायरमेंट, एयर, अपना डाइट, और इसके साथ ही एयर क्लीनिंग, इन सबको इम्प्रूव करना चाहिए। वो इन्वायरमेंटल थ्योरी थी, वो उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर उनका नाम इसलिए लिया गया है क्योंकि उनके कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि इन्वायरमेंटल थ्योरी दी थी उसके आधार पर स्टार्ट किया था एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बाय द गिवन इन्वायरमेंटल थ्योरी, इन्वायरमेंटल थ्योरी दी थी। तो मैं सीधा सा कि एक बार बता दूं कि EBP को क्यों स्टार्ट किया था। EBP इज ए वे टू प्रमोट ऑफ द पेशेंट केयर, पेशेंट की केयर, क्वालिटी केयर है उसको प्रमोट किया जाता है, और इम्प्रूव बाय द
इम्प्रूव टू द प्रोफेशन बाय द साइंटिफिक एविडेंस या सेलेक्ट बाय द बेस्ट एविडेंस के आधार पर ईबीपी को स्टार्ट किया था। तो पहले मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ इंट्रोडक्शन की ईबीपी क्यों स्टार्ट किया गया है। पहले लॉस ऑफ द बॉडी नॉलेज थी, जो इंट्रोडक्शन तैयार किए जाते थे वो जो नर्स के पास्ट एक्सपीरियंस या जॉब एक्सपीरियंस के आधार पर तैयार किए जाते थे, साइंटिफिक एविडेंस उनका नहीं था। फिर साइंटिफिक एविडेंस ईबीपी में क्या हुआ, साइंटिफिक एविडेंस बाय द पेशेंट आउटकम स्टार्ट हुआ। और ये कब स्टार्ट किया गया, कंट्रीब्यूशन किसने दिया था इस पे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्होंने इन्वायरमेंटल थ्योरी दी थी, जिसमें बताया था कि हमें इम्प्रूव करना चाहिए अपना डाइट को, क्लीनिंग को, काल्म एनवायरनमेंट को, एयर को। तो वो इन्वायरमेंटल थ्योरी थी, उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। तो एक सीधी सी बात करें तो ईबीपी क्या होता है एक बार देख लेते हैं। ईबीपी इज वे टू प्रमोट क्वालिटी, क्या होता है, प्रमोट क्वालिटी केयर ऑफ, ईबीपी इज ए वे टू प्रमोट क्वालिटी केयर और improve profession by the selecting बेस्ट एविडेंस। हो गया। ईबीपी क्या है, इंप्रूव करना क्वालिटी केयर ऑफ द पेशेंट एंड इंप्रूव टू द प्रोफेशन बाय द सेलेक्टिंग टू द बेस्ट एविडेंस के आधार पर। और बीपी या रिसर्च से पहले की बात करें तो उनको क्वालिटी केयर को इंप्रूव करना बाय द सेलेक्टिंग टू द जॉब एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस, जो नर्स होती है 15 साल काम कर लिया उसके एक्सपीरियंस के आधार पर इंटरवेंशन तैयार किए जाते हैं। लेकिन जब से रिसर्च आए तो एविडेंस, ये इंटरवेंशन इंक्लूड करना चाहिए। भाई इसका एविडेंस क्या है, प्रूफ क्या है, तो इससे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया अपनी केयर देने में भी। जो केयर 10 साल पहले देते थे वो अब नहीं हो पाती, उससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो है। तो ये किसके आधार पर, किसके कारण हो पाया है, ईबीपी के कारण, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंस दो और वो इंक्लूड करेंगे इंटरवेंशन में, केयर को इंप्रूव करेंगे। एविडेंस होना चाहिए, लेकिन कोई पहले की तरह जॉब एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ नहीं कर सकता। तो जो भी साइंटिस्ट होते हैं वो एविडेंस के आधार पर ही प्रयोग कर पाते हैं ना, तो उस टाइप से इसमें नर्सिंग में भी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये केयर प्रोवाइड करेंगे, ये इंक्लूड करेंगे, तो इसका क्या एविडेंस है। तो ये हमने जो ईबीपी थी उसका इंट्रोडक्शन देख लिया। एक और टॉपिक आता है, नोट डाल के लिखो कि रिसर्च यूटिलाइजेशन, ये क्या होता है, रिसर्च यूटिलाइजेशन। ईबीपी एक लार्ज टॉपिक है, उसी का पार्ट है रिसर्च यूटिलाइजेशन। रिसर्च यूटिलाइजेशन क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ फाइंडिंग केयर ऑफ पेशेंट। तो ये रिसर्च यूटिलाइजेशन का मीन समझ में आ गया। ईबीपी का इंट्रोडक्शन था, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि पहले नर्स की नॉलेज, जॉब का एक्सपीरियंस, लॉस ऑफ द बॉडी नॉलेज, उनके आधार पर इंटरवेंशन तैयार किए जाते थे। लेकिन जब से रिसर्च आई है तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो गया कि एविडेंस दो। ईबीपी इज ए वे टू प्रमोट टू द क्वालिटी केयर एंड इम्प्रूव टू द प्रोफेशन बाय द सेलेक्ट टू द बेस्ट एविडेंस। किसी आधार पर, ईबीपी के आधार पर ही सेलेक्ट कर सकते हैं हम बेस्ट एविडेंस को, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे स्टेप क्या होती है ईबीपी की, क्या स्टेप होती है वो देखेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, अब रिसर्च इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ईबीपी की क्या डेफिनेशन है। ईबीपी, मैं ईबीपी लिख देता हूँ, ईबीपी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन नर्सिंग is a process to EBP in nursing is a process of to applying to best evidence. EBP in nursing is a process to applying best evidence
बाय बेस्ट एविडेंस बाय सेलेक्टिंग। तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ईबीपी क्या है? ईबीपी इन नर्सिंग इज ए प्रोसेस टू अप्रेसिंग, अप्रेसिंग यानी मेथड, टू अप्लाइंग टू बेस्ट एविडेंस। ईबीपी क्या है नर्सिंग में? इज ए प्रोसेस टू अप्रेसिंग टू अप्लाई बेस्ट एविडेंस, बेस्ट एविडेंस बाय फ्रॉम द नर्सिंग एंड फ्रॉम द नर्सिंग एंड मेडिकल लिटरेचर टू इम्प्रूव टू द क्वालिटी क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या है? ईबीपी इज ए प्रोसेस, ईबीपी इन नर्सिंग इज ए प्रोसेस टू अप्रेसिंग, एक मेथड है क्या अप्लाई करने का? इज ए मेथड टू अप्लाइंग टू द बेस्ट एविडेंस फ्रॉम द नर्सिंग एंड लिटरेचर, फ्रॉम द नर्सिंग एंड मेडिकल लिटरेचर, क्या इंप्रूव करने के लिए? क्वालिटी टू क्लिनिकल प्रैक्टिस, क्लिनिकल प्रैक्टिस या नर्सिंग इंटरवेंशन है उनको इम्प्रूव करने के लिए ईबीपी की आवश्यकता होती है। तो डेफिनेशन है, इसको तो रखना ही पड़ेगा आपको। ईबीपी इज इन नर्सिंग इज ए प्रोसेस टू अप्रेसिंग टू अप्लाइंग बेस्ट एविडेंस इन नर्सिंग एंड क्लिनिकल लिटरेचर, मेडिकल लिटरेचर टू इम्प्रूव, क्या इम्प्रूव करने के लिए? क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए जो मेथड या प्रोसेस होती है उसको ईबीपी बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा। अब हम प्रोसेस या स्टेप ऑफ द ईबीपी के बारे में बात करेंगे। तो मैंने बताया था स्टेप क्या क्या होती है, कैसे हम बेस्ट एविडेंस को सिलेक्ट करेंगे, तो देख लेते हैं स्टेप ऑफ ईबीपी। तो स्टेप फर्स्ट है फॉर्मुलेशन एक क्लियर क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लिनिकल अप्रोच। फर्स्ट स्टेप क्या होगी? फॉर्मुलेशन एक क्लियर क्वेश्चन, आपको फॉर्मुलेट करना है क्लियर क्वेश्चन अकॉर्डिंग या बेस्ड ऑन ए क्लिनिकल अप्रोच। अब क्वेश्चन दो टाइप से हो सकते हैं, क्लिनिकल, फर्स्ट हो गया क्लिनिकल प्रॉब्लम बेस्ड सोर्स, क्लिनिकल प्रॉब्लम के बेस्ड सोर्स के आधार पर हो सकता है, या नॉलेज बेस्ड सोर्स, क्लिनिकल प्रॉब्लम सोर्स के आधार पर कैसे? जैसे कोई भी डिजीज हो गई, बेड सोर हो गया, इन्फेक्शन हो गया, हार्ट अटैक हो गया, उसके आधार पर। और नॉलेज बेस्ड सोर्स के आधार पर कॉन्फ्रेंस के आधार पर क्वेश्चन, कॉन्फ्रेंस, इथिकल, जर्नलिज्म के आधार पर। तो फर्स्ट स्टेप हो गया फॉर्मुलेशन ए क्लियर क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लिनिकल प्रॉब्लम। क्लिनिकल प्रॉब्लम किस सोर्स के आधार पर हो सकती है? नॉलेज बेस्ड सोर्स के आधार पर हो सकती है, या क्लिनिकल प्रॉब्लम के सोर्स के आधार पर हो सकती है। तो ये तो हो गई फर्स्ट स्टेप। अब हम देखते हैं सेकंड स्टेप में क्या होगा? लिटरेचर रिव्यू टू सर्च बेस्ट अवेलेबल एविडेंस, सेकेंड स्टेप क्या हो गई? लिटरेचर रिव्यू टू सेलेक्ट टू द बेस्ट अवेलेबल एविडेंस। फर्स्ट स्टेप में क्या था? फॉर्मुलेशन ए क्लियर क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लिनिकल प्रॉब्लम। क्लिनिकल प्रॉब्लम क्या कौन सी हो सकती है? नॉलेज बेस्ड सोर्स हो सकती है, उसमें मैंने बताया कॉन्फ्रेंस के आधार पर, जर्नलिज्म के आधार पर, इथिकल बताया था मैंने, इथिकल आधार पर, और थियोरटिकल आर्टिकल कुछ भी हो सकता है। और क्लिनिकल प्रॉब्लम जैसे कोई भी प्रॉब्लम, क्लिनिकल प्रॉब्लम, बेड सोर, हार्ट अटैक, कोई सी भी प्रॉब्लम ले लो, उसके आधार पर फॉर्मुलेट करना है क्लियर क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लिनिकल प्रॉब्लम। सेकंड क्या होगा? उसमें लिटरेचर रिव्यू करेंगे। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? जो रिसर्च हो चुकी है उससे पहले
उस रिसर्च को वापस उसमें क्या वीकनेस है उसका पता लगाएंगे, उसको बोलते हैं लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू टू सर्च बेस्ट अवेलेबल एविडेंस। अब थर्ड स्टेप क्या होगी, एनालिसिस टू द स्ट्रेंथ, एनालिसिस ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कि जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एविडेंस, कि जो एविडेंस सेलेक्ट किया उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेस क्या है। तो 3 स्टेप हो गई। फर्स्ट में क्या देगा, फॉर्मुलेशन इन क्लियर क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लिनिकल प्रॉब्लम। जो सोर्स 2 प्रकार के हो सकते हैं, नॉलेज बेस्ड सोर्स और क्लिनिकल प्रॉब्लम बेस्ड सोर्स। सेकंड स्टेप में हमने लिटरेचर रिव्यू किया टू सेलेक्ट टू द बेस्ट अवेलेबल एविडेंस। लिटरेचर रिव्यू करने के बाद सेलेक्ट करेंगे बेस्ट अवेलेबल एविडेंस। लिटरेचर रिव्यू कैसे करेंगे, प्रॉपर एग्जामिनेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्लियर एग्जामिनेशन, क्लियर एग्जामिनेशन, प्री एग्जिस्टिंग एविडेंस देखेंगे, इंटरवेंशन करेंगे, उसके आधार पर करेंगे एविडेंस। और एनालिसिस स्ट्रेंथ, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, एनालिसिस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द एविडेंस। अब वो एनालिसिस कैसे करेंगे स्ट्रेंथ और वीकनेस, उसके लिए कौन सा आता है, रेटिंग स्केल आता है एक, उसके आधार पर एनालिसिस करेंगे। फोर्थ स्टेप देख लेते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, यूज करेंगे किसका, जो एविडेंस देखा था, यूज ऑफ बेस्ट एविडेंस इन क्लिनिकल प्रॉब्लम। जो बेस्ट एविडेंस हमने सेलेक्ट किया है उसका यूज करेंगे, यूज ऑफ द बेस्ट एविडेंस इन क्लिनिकल प्रॉब्लम। ये अपना फोर्थ स्टेप हो गई। स्टेप ऑफ ईबीपीएम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमने उसका 5 स्टेप बताई थी। पहले हमने फॉर्मुलेशन एक क्लियर क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लिनिकल प्रॉब्लम, जो क्वेश्चन है उसको किस आधार पर है उसका फॉर्मुलेशन करना, फॉर्मुलेशन एक क्लियर क्वेश्चन। फॉर्मुलेशन क्लियर क्वेश्चन के लिए एक, और जो फॉर्मुलेशन होता है क्लियर क्वेश्चन, उसके लिए एक मॉडल भी दिया गया है, पीको मॉडल, वो हम बाद में बात करेंगे। तो उसके आधार पर फॉर्मुलेट करना है क्लियर क्वेश्चन। पीको मॉडल में PICO, P मीन्स पॉपुलेशन, I मीन्स इंटरवेंशन, C मीन्स कंपैरिजन ग्रुप एंड O मीन्स आउटकम। तो एक एग्जाम थी ESIC थी कि उसमें पीको मॉडल में P का मीन्स क्या होता है, तो उसका मीन्स होता है P पॉपुलेशन, तो उसके बारे में बताया था। तो हम आप टॉपिक पर आते हैं, फॉर्मुलेशन एक क्लियर क्वेश्चन। क्लियर क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना है किसके, नॉलेज बेस्ड सोर्स हो सकता है, या नॉलेज बेस्ड सोर्स में इथिकल स्टूडेंट, इथिकल जर्नलिज्म, कॉन्फ्रेंस के आधार पर, क्लिनिकल प्रॉब्लम, बेड सोर, हार्ट अटैक, कोई सा भी ले लो क्लिनिकल प्रॉब्लम। सेकंड स्टेप आई थी कि जो क्लिनिकल प्रॉब्लम थी उसमें से लिटरेचर रिव्यू करेंगे टू सेलेक्ट बेस्ट अवेलेबल एविडेंस। फिर थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप में बताया था कि लिटरेचर रिव्यू, वो की क्लियर एग्जामिनेशन करेंगे, कि प्री एग्जिस्टिंग एविडेंस देखेंगे, पहले क्या कमी थी वो सब चीज़ें देखेंगे। फिर थर्ड स्टेप आई, एनालिसिस करेंगे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द एविडेंस। वो किसके आधार पर, रेटिंग स्केल होता है उसके आधार पर, उस एविडेंस सेलेक्ट किया उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखेंगे। फिर अप्लाई कर देंगे, यूज कर लेंगे फोर्थ स्टेप में बेस्ट अवेलेबल एविडेंस, यानी अप्लाई ऑन द क्लिनिकल प्रॉब्लम। उसको जो एविडेंस सेलेक्ट किया उसको क्लिनिकल फैक्ट में अप्लाई कर लेंगे, ऑन क्लिनिकल फैक्ट। और यहां से आ जाएगा अपना लास्ट और फिफ्थ स्टेप। इसमें क्या करेंगे, इवालुएट द एफिशिएंसी ऑफ द एविडेंस, इवालुएट करेंगे एफिशिएंसी ऑफ द एविडेंस, कि वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। वो किसके आधार पर, एक्सटर्नल ऑडिट देखेंगे, इंटरनल ऑडिट, पीयर्स के असाइनमेंट्स, अपने जो साथ में काम करते हैं उनके द्वारा, कि जो एफिशिएंसी है इवालुएट की सक्सेसफुल होने की वो कैसी रही।
तो इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, पीयर्स के, कोई से भी साथ में काम करने वाले सीनियर हैं, उनके आधार पर एफिशिएंसी को चेक करेंगे, इवालुएट करेंगे। तो ये अपनी स्टेप थी ईबीपी की, 5 स्टेप थी। फर्स्ट स्टेप फॉर्मुलेशन ऑफ ए क्लियर क्वेश्चन, फॉर्मुलेशन ऑफ ए क्लियर क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए क्लिनिकल प्रॉब्लम, जो 2 प्रकार के सोर्स थे, नॉलेज बेस्ड सोर्स और क्लिनिकल प्रॉब्लम बेस्ड सोर्स। फिर सेकंड स्टेप में मैंने बताया था लिटरेचर रिव्यू करेंगे, टू अवेलेबल बेस्ट अवेलेबल एविडेंस का, क्लियर एग्जामिनेशन, अच्छे से उसका पहले क्या सर्च किया था, क्या हुआ था, उसमें क्या कमी रह गई थी, वो सब कुछ देखेंगे। थर्ड स्टेप में रेटिंग स्केल के आधार पर एनालिसिस करेंगे स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ द एविडेंस। फोर्थ स्टेप में क्लिनिकल प्रॉब्लम या फैक्ट में अप्लाई कर देंगे, अप्लाई टू द एविडेंस, बेस्ट अवेलेबल एविडेंस इन क्लिनिकल प्रॉब्लम। फिर लास्ट में चेक करेंगे, इवालुएट करेंगे एफिशिएंसी ऑफ द एविडेंस, पीयर्स, एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, सीनियर्स आदि के द्वारा। तो ये अपने स्टेप्स थी ईबीपी की, वो कंप्लीट हुई। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट, पर्पस ऑफ द ईबीपी। तो हम देखेंगे पर्पस क्यों, क्या जरूरत है हमें एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो वो पर्पस में देख लेते हैं। फर्स्ट पर्पस, टू मेक प्रोफेशन, टू मेक प्रोफेशन विथ साइंटिफिक साउंड, टू मेक प्रोफेशन विथ साइंटिफिक साउंड। रिसर्च है, मैंने बताया था कि जो क्लिनिकल प्रॉब्लम है उसको इम्प्रूव करने के लिए, और जो प्रोफेशन है उसको भी इम्प्रूव करना। डेफिनेशन में देखा था लिटरेचर रिव्यू, तो उसमें क्लिनिकल प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना। तो ये भी पर्पज है कि टू मेक प्रोफेशन विथ साइंटिफिक साउंड, साइंटिफिक बेस्ड एविडेंस के आधार पर रिसर्च करना। तो उसके लिए प्रोफेशनल हो जाती है वो चीज़, फिर टू मेक प्रोफेशन विथ साइंटिफिक साउंड। तो ये फर्स्ट पर्पज हो गया। टू एलिमिनेट एग्जिस्टिंग रिस्की प्रैक्टिस, टू एलिमिनेट जो पहले रिस्की प्रैक्टिस थी उनको कम करना। किसके लिए एलिमिनेट करना, उसके लिए क्या जरूरी है, ईबीपी जरूरी है, या ईबीएन, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग जरूरी है। तो टू एलिमिनेट एग्जिस्टिंग रिस्की प्रैक्टिस। और थर्ड पॉइंट देख लेते हैं हम, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ पेशेंट आउटकम। पेशेंट की क्वालिटी, ये तो पॉइंट बताने की जरूरत ही नहीं है। टू इम्प्रूव टू द पेशेंट क्वालिटी आउटकम, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, इम्प्रूव करना क्वालिटी को, उसके लिए ईबीपी जरूरी है। टू इम्प्रूव कॉस्ट इफेक्टिव, टू इम्प्रूव कॉस्ट इफेक्टिव ऑफ नर्सिंग केयर, कॉस्ट इफेक्टिव नर्सिंग केयर। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब जिसमें टाइम भी कम लगे, एफर्ट्स भी कम लगे और मनी भी कम लगे। तो उसके लिए हमें क्या जरूरी है, ईबीपी। तो 4 पॉइंट बताए। ऐसे तो मैं 5 घंटे की क्लास में बता सकता हूँ, इतने पर्पज है, लेकिन इंपॉर्टेंट बता दिए मैं। टू मेक प्रोफेशन विथ साइंटिफिक साउंड, ये पॉइंट मैंने बताया कि प्रोफेशन को इम्प्रूव करने, प्रोफेशनल रूप लेने के लिए ईबीपी जरूरी है। क्योंकि ईबीपी किस पर आधारित होता है, एविडेंस पर। एविडेंस यानी साइंटिफिक फैक्ट से आधारित होता है। टू मेक प्रोफेशन विथ साइंटिफिक साउंड, तो ये तो फर्स्ट हो गया पॉइंट। सेकंड पॉइंट, टू एलिमिनेट एग्जिस्टिंग रिस्की प्रैक्टिस, जो पहले रिस्की प्रैक्टिस थी उनको डाउन करना, क्योंकि वो बहुत रिस्क या पेशेंट की डेथ हो सकती है। पहले बहुत छोटी मोटी बीमारियों के कारण डेथ हो जाती है, लेकिन आज कल जो हार्ट अटैक या कोई बड़ी से बड़ी कैंसर का भी इलाज है, देख लो आप, तो वो रिस्की प्रैक्टिस है, उनको डाउन किया जाता है। किसके आधार पर, ईबीपी के आधार पर। टू इम्प्रूव टू द क्वालिटी ऑफ द पेशेंट आउटकम, क्वालिटी पेशेंट की जो आउटकम है या उस पेशेंट की क्वालिटी है केयर देने की, सभी को इम्प्रूव किया जा रहा है। टू इम्प्रूव टू द कॉस्ट इफेक्टिव केयर, कॉस्ट इफेक्टिव यानी टाइम भी कम लगे, उसमें मनी भी कम लगे और अपना इफर्ट्स है वो भी कम लगे। तो ये हो गए इसके पर्पज। अब हम देखेंगे बैरियर कि क्या क्या रुकावटें आ सकती है ईबीपी के दौरान। बैरियर ऑफ द ईबीपी,
बैरियर। तो बैरियर में देखेंगे फर्स्ट पॉइंट कॉन्ट्रा इंडिकेटरी इंफॉर्मेशन ऑफ लिटरेचर। कॉन्ट्रा इंडिकेटरी इंफॉर्मेशन ऑफ द लिटरेचर, जो इंफॉर्मेशन है लिटरेचर की वो कॉन्ट्रा इंडिकेटरी, यानी एक जगह दूसरी जगह, दूसरी की तीसरी जगह ऐसे हो जाती है, उसके कारण भी ईवीपी कम, जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है वो कम, वो प्रॉपर नहीं हो पाता। तो वो फर्स्ट हो गया लैक ऑफ द टाइम। जो ईवीपी है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो टाइम की कमी होने के कारण वर्क प्रेशर, कोई काम कर रहा है, हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, तो उस पर केयर देने का ज़्यादा दबाव होता है, ना कि फिर वो केयर के अलावा ईवीपी में ज़्यादा वो फोकस नहीं कर पाता। तो वर्क प्रेशर के कारण भी, और इसी के आधार मिलता जुलता प्रायोरिटी, जॉब कर रहा है तो जो डायरेक्टर होता है हॉस्पिटल का, वो क्या देगा, प्रायोरिटी देगा किसको, वो पेशेंट की है, ना कि ईबीपी को देगा। तो प्रायोरिटी ऑफ द पेशेंट केयर। 5th नंबर पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका सपोर्ट नहीं मिल पाना, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नल सपोर्ट्स, जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाता। 6 नंबर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर भी ज्यादा विश्वास नहीं हो पाना है, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाने के कारण। और 7 नंबर लैक ऑफ कंटिन्यूइंग नर्सिंग, लैक ऑफ द कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन। नर्सिंग एजुकेशन मीन्स जैसे किसी ने बीएससी कर ली तो बीएससी करके जॉब वो करने लग जाएगा, वो आगे एमएससी नहीं करेगा, एमएससी कर ली तो पीएचडी नहीं करेगा, मतलब कंटिन्यूइंग होती है वो नहीं हो पाती, जिसके कारण भी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में प्रॉपर नहीं हो पाता, ईबीपी की रुकावटें डालती है ये इसमें। तो ये इसके कुछ बैरियर थे, उनको एक बार रिविजन करवा देता हूँ। कॉन्ट्रा इंडिकेटरी इंफॉर्मेशन ऑफ द लिटरेचर, लैक ऑफ द इंटरेस्ट, लैक ऑफ द वर्क प्रेशर या लैक ऑफ द टाइम, प्रायोरिटी पेशेंट को केयर देना, ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट नहीं मिल पाना, लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस कम होना, लैक ऑफ द कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं रख पाना। तो ये इसके क्या है, ईवीपी के बैरियर है। तो ये अपनी ईवीपी कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ अपना जो फर्स्ट क्लास थी नर्सिंग रिसर्च की वो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड क्लास नर्सिंग प्रोसेस देखेंगे। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।